बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा मुख्तार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर द ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कि ये जो डिसेबिलिटीज़ आती हैं इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एक प्रॉपर क्लस्टर होता है। उसको हम डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंट तरह से डिफाइन करते हैं। वो फर्दर हम देखेंगे। दैट कैन सिग्निफिकेंटली हैम्पर अ पर्सन्स एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स कि एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या क्लस्टर ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिनकी वजह से एक पर्सन की नई चीज़ों को लर्न करने की जो कैपेबिलिटी होती है उस पर इन्फ्लुएंस आता है। ये उसको होल्ड ऑन कर लेती है कि उस एक पर्सन प्रॉपरली नई चीज़ें सीख नहीं पाता। वो एफर्ट भी करता है, उसके बावजूद भी वो चीज़ों को सीख नहीं पाता। As a result, the person may have trouble with tasks such as speaking, reading, writing, paying attention, understanding information, remembering things, performing mathematical calculations or coordinating movements। यानी कि ये different abilities होती हैं person की जो कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको होती है तो उसकी ये सारी की सारी जो एबिलिटी होती हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती, यानी कि उस पर डायरेक्ट इसका इन्फ्लुएंस आता है। तो रीडिंग इन्फ्लुएंस होती है एक बच्चे की या बड़ों को भी आमतौर पर ये डिसऑर्डर बड़ी उम्र में भी जाके डायग्नोज हो जाता है या इसकी सिम्टम्स जो है वो मौजूद होते हैं। स्पीकिंग से रिलेटेड हो सकती है, राइटिंग के उनको लिखने में मसला आ रहा होता है, पेइंग अटेंशन। अब यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी में हमने प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर पढ़ा था एडीएचडी, तो वो भी इसमें आ जाता है। उसमें यानी कि इंडिविजुअल प्रॉपर वे में अटेंशन को नहीं किसी भी चीज़ पे अपनी अटेंशन नहीं दे पाता, फोकस नहीं कर पाता और नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में उस पर्सन को प्रॉब्लम आ रहा होता है। देखिए जब लर्निंग की बात होती है तो हम चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं तो उसके बाद ही हम नई चीज़ों को लर्न कर पाते हैं। तो यहाँ पे उनकी चीज़ों को मेमोराइज़ करने की या याद रखने की जो कैपेबिलिटी होती है उस पे भी इन्फ्लुएंस आता है। इस वजह से वो चीज़ों को देर तक याद नहीं रख पाते। और कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें मैथमेटिकल एक पर्सन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसकी जो मैथ में वो कमज़ोर हो सकता है। अगर एक ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन की अगर राइटिंग डिस्टर्ब है तो वो टोटली उसके बाकी फंक्शन जो है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। यूजुअली बाकी जो फंक्शनिंग होती है लाइक नॉर्मल लोगों की तरह वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को रीडिंग में आ रहा है, किसी को राइटिंग में आ रहा है, किसी को अपनी अटेंशन को मेंटेन करने में, कंसंट्रेट करने में आ रहा है प्रॉब्लम, किसी को इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये स्पेसिफिकली कोई एक एरिया हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि इस एक की वजह से दूसरी जो नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, कि वो उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह होती हैं। बस ये है कि ज़िंदगी की किसी एक डोमेन में या किसी एक चीज़ में वो उन लोगों से थोड़ा पीछे होते हैं डिसेबिलिटी की वजह से। बाकी ये अपनी जो ज़िंदगी होती है वो नॉर्मली गुज़ार रहे होते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। और कुछ डिसऑर्डर ऐसा होते हैं जिनमें उनको लाइक कुछ ऐसी टास्क होती हैं जिसमें हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो ज़रूरी होती है। लाइक हमारी विज़न है या उसके साथ हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व होते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो उस वक़्त जो उनकी मूवमेंट होती है एक कोऑर्डिनेशन के साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ मूवमेंट जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होती है, तो वो भी उन लोगों की डिस्टर्ब होती है लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से। लर्निंग डिसेबिलिटीज टिपिकली develop at a young age and often diagnosed during the person school years। यानी कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो कब प्रेजेंट होते हैं? जब एक बच्चा छोटा होता है, 2-3 साल का, 4 साल का जब वो होता है तो उस वक़्त उसके कुछ न कुछ सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन आम तौर पर होता ये है कि उस पे फ़ोकस नहीं किया जाता या समझा जाता है कि इसकी नेचर ही ऐसी है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं।
तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पर हम ये समझते हैं कि इस बच्चे की नेचर ही ऐसी है। अच्छा जी, लेकिन डायग्नोज कब होता है? क्लिनिकली हम उसको कब डायग्नोज करते हैं? जब वो स्कूल जाने लगता है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज में ज़्यादा सारी चीज़ें आती हैं, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो ये सारी चीज़ें तभी एक पर्सन में हम डायग्नोज कर सकते हैं जब वो स्कूल की एज में होता है या स्कूल जाना शुरू करता है, तभी हम चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं या प्रॉपरली डायग्नोज कर पाते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उस वक्त हम इन डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ लोग जो है वो कॉलेज की एज तक पहुँच जाती हैं, लेकिन तब भी वो डायग्नोज उन पे वो चीज़ें प्रेज़ेंट तो होती हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ रहा होता है रीडिंग में, राइटिंग में, बोलने में, अटेंशन को मेंटेन करने में या चीज़ों को जो है वो रिकॉल करने में, मेमोराइज़ करने में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, तो ये प्रॉब्लम तो आ रहा होता है। लेकिन हम ये समझते हैं फर्स्ट तो ये होता है कि वो फिर एक स्पेसिफिकली क्राइटेरिया होता है DSM-5 के अकॉर्डिंग। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि जो भी सिम्पटम्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन क्लिनिकली उसको डायग्नोज नहीं होते, क्योंकि DSM के अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया भी मीट नहीं कर रहे होते। दूसरा ये कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी कर रही होती हैं कि एक पर्सन किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरी चीज़ में ज़्यादा अच्छा ना हो। या अगर मैथमेटिकल की बात की जाए जनरली, तो इसमें इंटरेस्ट भी मैटर करता है और एक जनरल इंटेलिजेंस भी एक पर्सन की मैटर कर रही होती है कि वो बाय नेचर ही उसमें ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होती कि उसका मैथ की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो सिर्फ़ इसी की बेस पे भी हम उसको डायग्नोज़ नहीं कर सकते। डायग्नोज़ तब हम करेंगे जब वो सारा का सारा क्राइटेरिया DSM-5 TR के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर उसके साथ मीट अप कर रहा हो। अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर हम उसको, वो सिम्पटम्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन फिर उसको क्लिनिकली डायग्नोज़ नहीं किया जाता। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? जो मोर इम्पोर्टेंट है या जिनको हम नॉर्मली पढ़ते हैं, वो मेजरली 5 टाइप्स होती हैं, और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसमें भी इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन यूजुअली आ जाया करता है। चलें हम देखते हैं कौन-कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट हम देखेंगे जी डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया जो है ये एक मोर कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें एक पर्सन की स्पेसिफिकली जिस चीज़ों पे इफ़ेक्ट आता है वो रीडिंग होती है और लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स होती हैं। इन दोनों स्किल्स पे जो है इफ़ेक्ट आता है कि एक जो है बच्चा है वो प्रॉपरली चीज़ों को स्टडी नहीं कर पाता, यानी कि एक जो इमेज बना हुआ होता है या जिस तरह से हम लफ्ज़ों को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो प्रॉपरली एक सीक्वेंस के साथ, एक क्लस्टर के साथ जो लफ्ज़ हैं वो उसके परसेप्शन में ही नहीं जा रहे होते, वो प्रॉपरली परसीव ही नहीं कर पाता। बिल्कुल बिखरे हुए लफ्ज़ जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी कोई विज़न डिस्टर्ब होती है, उनकी विज़न भी नॉर्मल होती है, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी नॉर्मल होती हैं। मुमकिन है कि वो किसी दूसरी स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन यहाँ पे उनको रीडिंग में और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कि जो वो बोल रहे हैं या जो वो रीड कर रहे हैं, वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते, और इसके साथ-साथ जिस तरह से वो एक टूटी-फूटी लफ्ज़ों की इमेज उनके सामने आ रही होती है, उसी तरह से फिर वो उसको बोलते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, तो इस वजह से उनकी जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स होती हैं, वो भी डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा जी, it is a language processing disorder characterized by difficulty with speaking, reading, writing and understanding words, कि उनको बोलने में, लिखने में और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आता है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डिस्लेक्सिया एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसमें जो है किसकी तरफ ऐसी कौन से एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं जो इसमें शो होती हैं, ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली रीडिंग से रिलेट करती है, लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन से रिलेट करती है और लैंग्वेज स्किल्स से रिलेट करती है कि आप में चीज़ों को कम्प्रिहेंस करने की कैपेबिलिटी क्या है, रीडिंग की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और लैंग्वेज जो है ऐसे रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, उसको प्रोसेस करने से रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, वो डिस्टर्ब होती हैं डिस्लेक्सिया में। चलें जी, इसके कॉमन हम सिम्पटम्स की तरफ आते हैं कि लेटर्स की जो पोजीशन होती है, रिवर्सिंग द पोजीशन ऑफ लेटर्स के ये
जो लफ्जों की जो पोजीशन होती है उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि वो किस तरह से कि डी की जगह बी लिख देते हैं, बी की जगह डी लिख देते हैं, ये उनको डब्ल्यू और एम इन दोनों लफ्ज ये जो है वो अल्फाबेट्स हैं, इनको क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। बी की जगह डी कभी लिख दिया और डी की जगह बी लिख दिया, और इन दोनों को सेम उल्टा सीधा जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। उसके साथ एम और डब्ल्यू को मिक्स कर जाते हैं, यू और एन को मिक्स कर जाते हैं। ठीक है जी। इस टाइप के जे है तो उसको जिस तरफ उसको लिखना है उसकी आमतौर पर जो है वो आजकल मैं बच्चों में देख रही हूँ कि जब भी वो लिखते हैं वो टोटली उल्टा लिखते हैं लफ्जों को। ए जो है वो जिस तरफ उसका प्रॉपर शेप होनी चाहिए राइट हैंड की तरफ, वो उल्टा बना के वो टोटली लेफ्ट हैंड की तरफ उसको राइट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं आजकल के बच्चों में कॉमन है, यानी कि उसकी जो पोजीशन होती है लेटर्स की उसको रिवर्स कर देते हैं, या फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती, या फिर उनको बी और डी, डी और बी को मिक्स कर जाते हैं। उसके साथ साथ क्या होती है, डिफिकल्टी विद फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी कि लफ्जों को किस तरह से बोलना है, किस तरह से प्रोनाउंस करना है, वो उनको नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। रीडिंग को कंप्रीहेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, यानी कि जिस तरह से डिफरेंट लफ्ज हैं तो उनको एक तरह से स्पेलिंग को जोड़ तोड़ कर तो वो यूजुअली पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कुछ लेंथी रीडिंग है या कोई लेंथी जो है वो स्पेलिंग्स हैं तो उनको समराइज करके प्रोनाउंसिएशन उनकी होती। जैसे कि हम बात करते हैं, लफ्ज लिखा हुआ है रीडिंग, तो वो रीड तो पढ़ लेंगे लेकिन रीडिंग को इकट्ठा करके पढ़ना उनके लिए प्रॉब्लम होती है। या फिर कुछ और सिंपल से हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक लिखा होगा डेवलपमेंट लिखा होगा तो डेवलप तो पढ़ लेंगे, लेकिन फर्दर लफ्ज को पढ़ने में या बाजू का डेवलपमेंट को इकट्ठा पढ़ने में उनको प्रॉब्लम आती है, या अगर वो प्रोनाउंस करते भी हैं तो वो कुछ और पढ़ जाते हैं। तो ये एक चीज ये होती है कि चीजों को कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाते। डिले स्पीच होती है। उसके साथ साथ डिफिकल्टी लर्निंग ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पे उनको वोकैबुलरी को लर्न करने में, चीजों को किस तरह से प्रोनाउंस करना है उसमें प्रॉब्लम आ रहा होता है। यहाँ पे विजुअल प्रोसेसिंग होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी विजन डिस्टर्ब होती है, बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो इसके फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो लफ्जों की जो डायरेक्शन होती है उनको अंडरस्टैंड करने में इन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होता है। यहाँ पे इनकी स्पेलिंग जो है वो भी खासे जो है वो डिस्टर्ब होते हैं कि वो प्रॉपरली उन पे भी, यानी कि ये कह लें सिंपली, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है। उसके साथ साथ जो है वो चीजों को अगर वो कॉपी करते हैं तो वो भी एज इट इज नहीं कर पाते, उसमें भी वो उनको डिफिकल्टी आ रही होती है। रीडिंग को जो है वो रीडिंग करने में उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है। उसके साथ साथ जो है वो चीजों को अगर वो रीडिंग कर भी रहे हैं तो उनको एक कम्प्रिहेंसिव फॉर्म में पढ़ने में उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होता है। ये एक इमेज आप देख सकते हैं कि उन वो किस तरह से परसीव करते हैं इस इमेज को, जिस तरह से ये तस्वीर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। हम नॉर्मली तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बंदे को भी इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आता है। तो इसी तरह से जो भी लफ्ज होते हैं वो उन लफ्जों को वो इस तरह से परसीव करते हैं कि उनके माइंड में उसका एक प्रॉपर इमेज ही नहीं बन पाता। तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम आता है लफ्जों को स्टडी करने में, रीडिंग करने में, फिर उनको लिखने में, और उसके साथ साथ उनको कॉम्प्रिहेंस करने में कि कौन सा लफ्ज किसके साथ कब और कैसे एसोसिएट करना है, ये भी इन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होता है। सेकंड है हमारे पास डिस्कैल्कुलिया। ये इसको याद रखने का सिंपल यही तरीका है कि आप इसको कैलकुलस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, कि जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसमें हम हमारे माइंड में जस्ट मैथ ही आ रही होती है। तो डिस्कैल्कुलिया को हम जो है मैथ डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको माइंड में रखिए कि मैथ डिसलेक्सिया भी इसको कहते हैं। इसमें जो एक पर्सन की बेसिकली जो मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं मेजरली वो डिस्टर्ब होती हैं। इसके अलावा यूजुअली नॉर्मल चीजें तो वो पर्सन कर रहा होता है, लेकिन स्पेसिफिकली वो स्किल्स जो कि मैथ से रिलेट करती हैं चीजों, वो प्रॉपरली नहीं वो परफॉर्म कर पाता। यानी कि डिफिकल्टी विद नंबर्स,
कॉन्सेप्ट एंड रीजनिंग के जो लॉजिकल रीजनिंग की जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे डीप कॉन्सेप्ट की बात आती है, या जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात आती है, तो ऐसे टास्क को परफॉर्म करने में इन बच्चों को या इन लोगों को डिफिकल्टी होती है। वो इफेक्टिवली चीज़ों को नहीं कर पाते, या उनसे ये चीज़ें नहीं होती ठीक तरह से। अगर करते भी हैं तो वो गलती कर जाते हैं। ऐसे लोगों को यूजुअली क्या होता है कि इवन अगर उन्होंने मनी काउंट करना होती है तो उसमें भी इन लोगों को डिस्टरबेंस होती है, उसमें भी ये लोग प्रॉब्लम को फेस करते हैं। उसके साथ साथ इवन टाइम देखना हो तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम आ रहा होता है कि प्रॉपरली फिर चीज़ों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें हैं, या फिर एक मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज होता है, उसके बाद हम वो कर पाते हैं। तो ये इनकी यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रहा होता है इन बच्चों के, कि वो टाइम भी प्रॉपरली नहीं देख पा रहे होते। नंबर्स जो लिखे हुए होते हैं उनका पैटर्न क्या है, और मैथमेटिकल जो है वो फॉर्मूला है, उनको किस तरह से अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन बच्चों को ये डिफिकल्टी होती है, ये प्रॉब्लम आ रहा होता है सिंपली। चलें जी, उसके बाद जो है जनरल बात क्या है कि एक मेजर चीज इसमें ये भी है कि वो लोग आमतौर पर यहाँ पे मैच कर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सेल्फ इंटरेस्ट भी मैटर करता है, कि कुछ लोगों को मैथ वैसे ही पसंद नहीं होती, तो वो ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं होता मैथ्स में, या मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक स्टैट्स है, मैथ्स है, और इस टाइप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उन लोगों का जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों का। तो वो फिर यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट भी मैटर करता है। सिर्फ हम ये नहीं देखते कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि बच्चे में डिसेबिलिटी है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट भी मैटर करना चाहिए। कुछ बच्चों को जो है ये वैसे ही पसंद नहीं होती, ये सब्जेक्ट वैसे ही पसंद नहीं होता, तो वो यहाँ पे इस तरह से हम उसको डायग्नोस नहीं करेंगे। अगर हमने डायग्नोस करना भी होता है तो हम प्रॉपरली देखते हैं डीएसएम का क्राइटेरिया, और उसके बाद हम इस डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोज करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट की बेस भी देखी जाती है कि एक पर्सन को इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में, तो वो हम उसको लेबलाइज नहीं करेंगे कि ये इसको डिसेबिलिटी है। जी, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें पीपल विद डिस्कैल्कुलिया हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग मैथ कॉन्सेप्ट के जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, अरिथमेटिक रीजनिंग होती है या ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने में पर्सन को प्रॉब्लम आ रहा होता है। इवन इसमें प्लस माइनस के जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के जो क्वेश्चन होते हैं, सिंपली वो भी एक बच्चा इफेक्टिवली जो है वो नहीं कर पाता। मेजरमेंट में भी इन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है, और टाइम में ये चीज़ों को मैनेज करने में, एस्टिमेट करने में, इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा होता है। और यानी कि जस्ट मैथ के साथ ही रिलेट करता है कि बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको किस तरह से जो है वो सॉर्ट आउट करना है, ये वो किस तरह से रिलेट करती हैं उनके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा अनश्योर होती हैं। उनके बारे में भी उनको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती, या प्रॉब्लम को माइनर लेवल की चीज़ों को भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। डिफ़िकल्टी फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है उसकी तरतीब होती है उसको अंडरस्टैंड करने में भी इनको प्रॉब्लम आ रहा होता है कि अगर क्वेश्चन आ गया है उनके सामने तो उनको किस सीक्वेंस के साथ या किस तरतीब के साथ सॉल्व करना है, तो वो भी इनको नहीं पता चलता। कि यूजुअली बच्चे अगर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते भी हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन प्लस के या माइनस के, तो क्या है कि वो जिस तरफ से हम एक नॉर्मल बंदा क्वेश्चन को एंड कर देता है तो वो उसी तरफ से स्टार्ट ले रहे होते हैं। यानी कि यूजुअली हम मैथ के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा जो है वो प्लस माइनस की अगर हम बात करें तो हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम फर्दर पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जिस तरफ हम साइन लगाते हैं प्लस या माइनस का, ये स्टार्ट ही उस तरफ से करते हैं। यानी कि ये हम राइट से स्टार्ट लेते हैं तो ये लेफ्ट से स्टार्ट लेते हैं। सॉरी, शायद मैं यहाँ पे राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर रही हूँ। एक नॉर्मल बंदा राइट से स्टार्ट लेता है, और एक जो ये बच्चे होते हैं तो इनको ऑर्डर का ही पता नहीं चलता कि स्टार्ट कहाँ से लेना और एंड कहाँ पे करना है। ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी डिस्ग्राफिया। सिंपली अगर डिस्ग्राफिया की बात करें तो यहाँ पे
राइटिंग की हम बात करेंगे सिंपली, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं पेंटिंग के साथ, इसको के ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ आप इसको रिलेट कर लें ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएं। तो उसमें क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं राइट भी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम डिजाइनिंग भी कर रहे होते हैं। तो जो एक चीज़ों को लिखने की कैपेबिलिटी है, ये एक बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग होती है। और इनके साथ ये भी होता है, आमतौर पर आप लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ क्लास में बच्चे हैं, होते हैं हर क्लास में। अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं या कभी किया हो तो आपको ये बखूबी पता होगा कि बच्चे आमतौर पे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम ये हमें याद है, हम सुना देंगे लेकिन हमें लिखना नहीं आ रहा। तो वो सुनाते हैं तो वो बिल्कुल सही सुना रहे होते हैं, लेकिन जब उनको लिखने की बात होती है तो वो प्रॉपरली लिख नहीं पाते। तो अगर तो ये डीएसएम के क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो तो फिर हम उसको, ये डिस्ग्राफिया जो है वो हम डायग्नोज कर देते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। लेकिन इसके पीछे हमने ये भी देखना होता है क्या उस बच्चे की बेस किस तरह से बनी है, क्या वो बच्चा उसको सिखाया गया है या उसकी बेस ही ठीक तरह से नहीं बनी है। तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। डिस्ग्राफिया इज द लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट द पर्सन एबिलिटी टू राइट, कि एक पर्सन की चीज़ों को लिखने की एबिलिटी पे इन्फ्लुएंस आता है, जिसमें एक पर्सन को स्पेलिंग के साथ डिफिकल्टी होती है, उनकी पुअर हैंड राइटिंग होती है, जो कुछ वो सोचते हैं या जो कुछ वो याद कर लेते हैं उनको पेपर पे लिखने में प्रॉब्लम आ रहा होता है। जो कुछ उनके माइंड में चल रहा होता है सुना के सही जाते हैं, जब वो लिखते हैं तो या तो वो लिख नहीं पाते, और अगर लिखते भी हैं तो लफ्ज इस तरह से लिखे हुए होते हैं कि नॉर्मल बंदा उनको पढ़ नहीं पाता या समझ नहीं पाता। तो एक टीचर बहुत मुश्किल के साथ उन लफ्जों को पढ़ने के बाद फिर उन बच्चों को बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स देने की तरफ जो है वो जाते हैं, वो भी बहुत स्ट्रगल के बाद, क्योंकि उनको आता होता है लेकिन वो क्योंकि उनकी ये राइटिंग जो स्किल्स होती हैं वो पुअर होती हैं, तो वो जो याद होता है उनको वो लिख नहीं पाते। तो इसके पीछे बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं, या इसके पीछे फाइन मोटर स्किल्स भी हो सकती हैं कि वो प्रॉपरली पेंसिल पे ग्रिप ही बच्चे की ना आ रही हो। जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं तो उनमें डेवलपमेंटल डिलेज नॉर्मल कॉजेज हो सकते हैं इस डिसऑर्डर के, न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग और कंडीशंस, और इसके साथ साथ जो है हेरिडिटी या जीन्स के थ्रू चीजें मुंतकिल होती हैं। तो ये भी एक कॉमन कॉजेज हैं जितने भी हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़ते हैं उनकी। लेकिन बेसिकली क्या चीज होती है फैक्टर के न्यूरो उनका जो डेवलपमेंटल डिले, सिंपली हम बात करते हैं कि डेवलपमेंटल डिले हो सकते हैं, या जब उनकी प्री बर्थ जो डेवलपमेंट होती है कंसीव करने से 9 मंथ्स के दौरान जो उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है उस दौरान कोई ना कोई किसी न किसी फैक्टर की वजह से, किसी डाइट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से उनके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस आता है, जिसकी वजह से फिर कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को हो सकती है। यहाँ पे जीन्स भी रोल प्ले करते हैं, हेरिडिटी भी रोल प्ले करती है। People with dysgraphia may have difficult putting their thoughts into writing due to issues with vocabulary, spelling, grammar, memory and क्रिटिकल कंडीशनिंग थिंकिंग। यहाँ पे कि उनको अगर लफ्ज याद होते हैं तो उनको वो लिखना नहीं आता कि लिखना कैसे है। फिर अगर वो उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू में का की के कहाँ पे लगाना है तो वो मिक्स कर जाएंगे। उसके साथ साथ अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में अगर वो ऑफ लिखते हैं तो ऑफ और टू को मिक्स कर जाते हैं, या फिर ऑफ के स्पेलिंग में ओ एफ की जगह एफ ओ लिख देते हैं। तो इनको ये भी प्रॉब्लम आ रहा होता है बच्चों को। इसके सिंपल जो हैं वो हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। उनको जो सोचते हैं या जो कुछ उन्हें आता है, जो उन्होंने याद किया हुआ होता है, सुनने के बाद उसको लिखने में उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है। उनकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा पुअर होती है और चीज़ों को समझने में, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और जो वो सुना रहे होते हैं आपको, यूजुअली बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उन्हें लिखने की बारी आती है तो वो एक प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बना पाते सेंटेंस का, जो कि एक आसानी से समझ आ सके। एक मोर अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस क्रिएट करने में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, ख्वाह वो उर्दू का हो ख्वाह वो इंग्लिश का हो। उनकी ग्रामर जो है वो पुअर होती है। वही बात है कि जो
सोचते हैं या जो कुछ उन्हें आता है वो लिख नहीं पाते। और एक मोर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो चैप्टर बुक्स और चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। आप उनको एक ब्लैंक पेज दे दें कि यहाँ पे लिख के दिखाएं, या उनको कोई भी कॉपी दे दें, तो वो उन्हें ये नहीं होता कि हम एक पेज खोलें और तरतीब के साथ जो सीक्वेंस चल रहा है उस पेज पे लिखें। कोई भी पेज खोलने के बाद पेज की किसी भी जगह पे कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं ये बच्चे। अब हम बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया के बारे में। डिस्प्रेक्सिया जो है ये एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन की जो प्लानिंग की कैपेबिलिटी होती है और जो कोऑर्डिनेशन होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के दरमियान वो नहीं होती, यानी कि इनकी जो मोटर स्किल्स होती हैं, ये जो डिसऑर्डर है मोटर स्किल्स पे इफेक्ट करता है कि उनको मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी की कोऑर्डिनेशन के साथ जो आपने काम करना होता है वो नहीं कर पाते। किस तरह से कि इवन अपने जो है वो शू लेसेस होते हैं उनको टाई करने में इन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होता है, वो नहीं कर पाते। और इसके साथ जो माइनर लेवल की जो मोटर स्किल्स होती हैं, मोटर टास्क होते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि उनमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होती है। और क्योंकि इनके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं एक कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं कर पाते, जिस वजह से इनको डिफिकल्टी आ रही होती है अपने टास्क को परफॉर्म करने में। इस डिसऑर्डर को आमतौर पर डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, डीसीडी। अगर ये इसका दूसरा नाम भी अगर कहीं आता है तो आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। इसको जो है वो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये टोटली कोऑर्डिनेशन पे बेस करता है कि एक पर्सन में मुख्तलिफ टास्क को या सिंपली एक काम भी अगर वो कर रहा है तो जिसमें उनकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि हैंड आई की मूवमेंट है या इनकी कोऑर्डिनेशन है, इनको एक साथ लेके चलना या दोनों हाथों की मूवमेंट को एक साथ लेके चलना, या मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ जितने भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी मिल के काम कर रहे होते हैं, उसके नतीजे में हम कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन इन बच्चों में ये कैपेबिलिटी नहीं होती। तो इसको हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं, DSM-5 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम जो है इनको डायग्नोज करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसको ये इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि ब्रेन के किसी न किसी सिंपली ये कह लें कि ऐसा ब्रेन का पार्ट जो कि कोऑर्डिनेशन के साथ रिलेट करता है और मूवमेंट के साथ रिलेट करता है, तो उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, कि उसमें कोई कमी रह जाती है या वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते या जिस तरह से उनको होना चाहिए उस तरह से डेवलप नहीं हो पाते, जिसके नतीजे में फिर एक पर्सन को मोटर स्किल्स में, मोटर टास्क को परफॉर्म करने में, कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस करने में चीज़ों को प्रॉब्लम आ रहा होता है। यहाँ तक जो है आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी कैंडिडेट को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।